हेलो एंड वेलकम टू सफलता टॉक्स। सफलता टॉक्स आज फिर आप वापस आया है आपके लिए एक नए गेस्ट को लेकर, और मैं हूं आपकी होस्ट सृष्टि। आज हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन विनय सिंह सर। रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हैं। सर ने नेवी में 27 इयर्स का अपना पूरा सर्विस दिया है। आज सर हमारे साथ शेयर करेंगे कि आप भी अगर एक एस्पिरेंट हैं जो नेवी में या फिर एनडीए के थ्रू किसी भी और सर्विस में जाना चाहते हैं, तो आप किस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेलकम टू आवर शो सर। So thank you, Ms. Shrishti, and I must thank Safalta.com. So we are very glad that आप हमारे शो पर आए हैं, and I am very sure that हमारी जो भी ऑडियंस है, जो भी आप आज बच्चों को टिप्स देंगे और स्ट्रैटेजीज बताएंगे, उससे उन्हें पक्का कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। सो सर, पहले तो आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए कि कैसा आपका सफर रहा, किस तरह से आपकी जर्नी रही है नेवी में और नेवी के बाद भी। सृष्टि जी, मेरा बहुत छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, विवरण है। मैं पहले नेवी में था और अब इसके बाद नेवी से 1 साल पहले मैंने रिटायरमेंट लिया है, और अब इसके बाद मैं तीनों सेनाओं के लिए और उनके सैनिकों और उनकी परिवारों के लिए काम करता हूँ संभव कदम फाउंडेशन में। तो ये एक बहुत छोटा सा नटशेल में मेरा डिस्क्रिप्शन है। अदरवाइज यस, मैं नेवी में था। मैंने नेवी में 27 साल काम किया, और फौज में आप काम नहीं करते हैं, फौज में आप सर्विस करते हैं, राइट। तो मैंने फौज में सर्विस की, एंड दैट इज व्हाई हमें सर्विसेज बोला जाता है। वी आर नॉट अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, या नौकरी नहीं है। और हमारे ट्रेनिंग में कई बार जो हमारा ट्रेनिंग ऑफिसर होता है या हमारे जो ड्रिल साहब होते हैं, वो बोल देते हैं, बेटा नौकरी में दाल रोटी के लिए तो नहीं आए हो ना, देश की सेवा करने के लिए आए हो, राइट। तो हम सेवा के लिए आते हैं। तो 27 साल सर्विस की, आई सर्व द नेशन। और इस 27 साल में मैं नेवी में था, मैं एनडीए के थ्रू आया था। तो जैसा कि आपके इस समय जो ऑडियंस होंगे, कुछ यंग बच्चे होंगे, तो उस समय पे मैं भी वैसे ही था, 10th 11th 12th, और मेरा भी एक एस्पिरेशन था कि एनडीए के थ्रू मैं फौज ज्वाइन करूं। तो मैंने एनडीए के थ्रू फौज ज्वाइन की, और उसके बाद मैं नेवी में आया। नेवी में एग्जीक्यूटिव कार्डर, जो आपके पीछे जहाज है आपके स्क्रीन पर, तो इन जहाजों को चलाने वाला होता है, ऑपरेशंस वाला। जो मिलिट्री ऑपरेशन है, उनको जो ऑपरेशन ब्रांच होती है, तो नेवी में जो ऑपरेशन ब्रांच होती है उसको एग्जीक्यूटिव कैडर बोलते हैं। तो मैं एग्जीक्यूटिव कैडर में था। जहाज के अंदर भी कई विभाग होते हैं। तो कोई कम्युनिकेशन संचार तंत्र संभालता है, कोई जो तकनीकी विभाग वाला होता है वो या तो इंजन चलाता है या रडार चलाता है। वैसे ही जो जहाज को चलाता है, जैसे कि जो एक पायलट एक शब्द है, तो हम पायलट समझते हैं, जो हवाई जहाज चलाता है उसे पायलट कहते हैं। एयरफोर्स की पूरी हिस्ट्री और एविएशन की हिस्ट्री करीब 100 साल की है। तो ये वर्ड एक्चुअली एयरफोर्स का नहीं है, ये वर्ड नेवी से आया है। तो नेवी में जो जहाज चलाता है उसको पायलट कहते हैं। तो मैं नेवी में पायलट था। तो ये एक स्पेशलाइजेशन होता है नेवी में आने के बाद। तो शुरुआती करीब 14 सालों में मैं नेवी के जहाज का पायलट था, और जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट का हेड था। और उसके बाद जब आप सीनियर हो जाते हैं तो आप कमांड करते हैं, और उसके बाद फिर हेडक्वार्टर्स वगैरह में और रोल्स देखते हैं करने के बाद। और मेरा बहुत मन था, बिकॉज आई फील वेरी प्राउड ऑफ जिस सर्विसेज में मैं था, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और इस कम्युनिटी पे मुझे बहुत फक्र है और बहुत गर्व है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा था कि सैनिक की जय तो सभी कहते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, लेकिन इसके बीच में, और सैनिक बहादुर होता है ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बीच में 26 जनवरी 15 अगस्त के बीच में वो सैनिक भी एक नॉर्मल साधारण इंसान होता है, उसकी भी कुछ जरूरतें हो सकती हैं। तो जय के अलावा भी उसको शायद कुछ जरूरत हो सकती है, लेकिन उस पर कभी ध्यान नहीं जाता। तो चूंकि मैं इसी कम्युनिटी से आया हूँ, तो मुझे उन बातों का ज्ञान है, और मैंने सोचा कि अब मुझे, चूंकि उस चीज पे लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं जाता, तो मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए। और इसलिए मैंने रिटायरमेंट लेकर के संभव कदम फाउंडेशन पर मैं उन विषयों पर काम करता हूँ। तो ये मोटा मोटा मेरा डिस्क्रिप्शन है। या बताइए। जी सर, तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जब आपने अपनी 12th करी, तो उसके बाद क्या, किस तरह से आपने अपने घर वालों को बताया कि मुझे एनडीए के लिए जाना है, या किस तरह का माहौल था घर पे, और आपका पहला प्रेफरेंस यही था? अक्सर ऐसा घरों में होता है दैट पिक्चर की तरह कहानी होती है कि पिताजी का सपना था वो फौज में जाएंगे और वो शायद नहीं जा पाए।
तो यू नो बिकॉज फौज हम सबको बहुत प्यारी है, राइट? और जब हम यंग होते हैं तो जैसे कि मैं ये बात बोलना चाहता था इनफैक्ट कि सैनिकों के अलावा जिससे मुझे बहुत प्यार है वो है यूथ, बिकॉज दो चीज़ों के लिए, क्योंकि बाकी किसी विभाग के और किसी कंपनी के कंपैरिजन में डिफेंस एक अकेला ऐसा सर्विस है जहाँ पे हम बीच में कहीं किसी लेयर पर बाहर वाले को नहीं लेते। तो हमारा जो जनरल या जो सूबेदार मेजर है सब एक ही एंट्री से आता है, स्टूडेंट होते हैं। इसके बीच में रक्षा मंत्री भी चाहे कि अगर वो फौज में नौकरी कर ले तो उनको नौकरी नहीं मिल सकती फौज में। You get he cannot be a soldier, right? So हमारा जो कनेक्ट है, जो हमारी फौज है, जो हमारे सोल्जर है, उसका जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर सोल्जर्स हैं वो यूथ हैं। So I'm very happy to be here. तो हमारे घर में भी यही सीन था कि पिताजी 1962 वॉर इमरजेंसी कमीशन के टाइम पे अप्लाई किया था और उनकी जो माताजी थी, हम मेरी दादी, उन्होंने क्योंकि उन्हें बहुत प्यार करती थी तो नहीं जाने दिया। तो उनका एक सपना था कि उनके बेटों में से एक मिलिट्री ऑफिसर बनेगा। मैं दूसरे नंबर का था, तो वो टारगेट और सौभाग्य मेरे बड़े भाई को प्राप्त हुआ कि उनके लिए बचपन से कट था कि उनको एनडीए में से मिलिट्री में जाना है, ये क्लियर था उनके लिए। और उसलिए वो सैनिक स्कूल भी गए 7th क्लास से और उसके बाद वो अपना 12th पास करके एनडीए के थ्रू, एंड ही इज अ फाइटर पायलट स्टिल इन द एयर फोर्स। मैं उनसे 1 साल छोटा था, तो घर में फौज की बहुत बात होती थी, तो उनके लिए कट था तो मैं भी सुनता था। और एक भाइयों में स्पर्धा भी होती है, अगर एज कम हो तो अगर बड़े वाले के लिए था तो मेरे लिए क्यों नहीं। तो आई थिंक मैं बचपन से तैयार बड़े वाले को किया जा रहा था और तैयार मैं भी साथ में हो रहा था, लेकिन मेरे पे रोक थी क्योंकि फादर का था कि बड़ा वाला फौज, छोटा वाला ये, बीच वाला ये, छोटा वाला ये, एकदम हमारे टाइम पर। तो और पिताजी एक स्ट्रिक्ट पर्सनालिटी होते हैं घर में, हम लोग के टाइम में। आई एम अ वेरी प्लेफुल फादर घर में, लेकिन हमारे टाइम के जो पेरेंट्स थे ऑफ कोर्स वो भी बहुत सॉफ्ट थे, लेकिन हमें ऐसा लगता था बहुत, तो डर लगता था कुछ बोलने में, तो जो उन्होंने बता रखा था वही मानना था। तो मेरे लिए कट नहीं था मिलिट्री में जाना, और इसलिए मुझे सैनिक स्कूल भी नहीं जाने दिया गया और कहीं से भी 12वीं के बाद एनडीए की बात नहीं होती थी। तो मैंने कभी पूछा भी नहीं पेरेंट्स से, चुपचाप तैयारी करके 12th का फॉर्म भर के एनडीए का और एग्जाम जाके दे दिया, और जब सेलेक्ट हो गया तब घर में बताना पड़ा बिकॉज एसएसबी के लिए जाना होता है। सो दैट वाज माय स्टोरी। तो जब मैंने सिलेक्शन हो गया और एसएसबी में जाना था तो मजबूरन बताना पड़ा, तो बहुत डर करके करीब हफ्ता 10 दिन के बाद, हालांकि एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था, माय पेरेंट्स आर स्टिल वेरी प्राउड ऑफ इट कि मैं भी नेवी में था, लेकिन उस समय मुझे बहुत डर लगा बताने में। और करीब 10 दिन के बाद बहुत डर के, बहुत छुप करके फादर को बताया, और फिर एक कंसेशन मिला कि ठीक है एसएसबी दे आओ, मतलब एक्सपीरियंस तो अच्छा है। सो दैट इज हाउ आई स्टार्ट। तो सर प्रिपरेशन, जैसा कि आपने बताया कि आपने किसी को बताया नहीं था, तो सर फिर आपने प्रिपरेशन अपनी किस तरह से करी? क्योंकि बच्चे अभी भी कितने घबराए हुए रहते हैं, जबकि उनके पास सपोर्ट होता है, पेरेंट्स का सब कुछ है, कोचिंग भी है, लेकिन तभी भी काफी घबराए हुए रहते हैं। तो आपके पास, मतलब आई डोंट थिंक कि आपने कोचिंग ली होगी क्योंकि किसी को बताया भी नहीं है, तो किस तरह से आपने अपने आप को प्रिपेयर किया था सर? सो वन वाज कि मेरे पास एक एडवांटेज था कि चूंकि मेरे बड़े भाई इसी जर्नी से मेरे से 1 साल पहले गुजर रहे थे, तो एक अवेयरनेस तो थी कि एनडीए में क्या होता है, और बचपन से इस चीज की बात होती थी। जब से सैनिक स्कूल गए थे तो एक ब्रॉड अवेयरनेस थी कि एनडीए क्या होता है। लेकिन डिसएडवांटेज ये था कि चूंकि सैनिक स्कूल और हॉस्टल में रहते थे तो मेरा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं था, और चूंकि इस विषय पे मैं घर में बात नहीं कर सकता था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि उनसे मुझे डायरेक्ट टिप्स और नोट्स मिलते थे, बट अवेयरनेस थी। एनडीए के एग्जाम की खासियत है कि बहुत ही सिंपल एग्जाम है जी। सो यू नो आज की तारीख पे there is something called a Milwest, नीचे मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है इस साइड पे। So Milwest stands for Military Veteran Skill and Transition। तो हम फौजियों को when they are retiring तो कॉर्पोरेट में जॉब लेने के लिए कई लाइंस पे ट्रेन करते हैं, और अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग सर्टिफिकेशन में, किसी में मॉक टेस्ट, किसी में ये एग्जाम, किसी में वो एग्जाम, काफी कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है हमने एजुकेशन इंडस्ट्री को। एंड सम ऑफ इट इज रिक्वायर्ड। सो आप कैट कर रहे हैं, आप आईआईटी कर रहे हैं, काफी कुछ चाहिए आपको उसमें, और यू नो द लेवल एग्जाम इज हाई, प्लस एजुकेशन इंडस्ट्री इज मेड कॉम्प्लिकेटेड। सो मैं बाकी डिपार्टमेंट्स और बाकी एग्जाम्स के बारे में तो नहीं बता सकता, क्योंकि एनडीए मैंने खुद दिया हुआ है, तो मैं और चूंकि फौज की क्या रिक्वायरमेंट्स उसके बारे में मुझे काफी आइडिया है। सो एनडीए का एग्जाम काफी सिंपल है। आपके 2 शायद पेपर होते हैं उसमें, एक जनरल एबिलिटी का और एक मैथ्स का शायद, राइट?
तो कुछ समय हो गया है, बट सो आई डोंट डू एनडीए कोचिंग, राइट? सो बट आई थिंक ब्रॉडली 2 एग्जाम होते हैं उसके, और मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज एक्सेट्रा 3-4 सब्जेक्ट हैं उसमें जो आपको आने चाहिए। एनडीए के एग्जाम में एक और खासियत है कि ये एग्जैक्टली टेलर्ड है आपके लेवल पे। तो अगर आप 11th-12th के बाद उसको एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 11th की नॉलेज का ही, उस लेवल का ही आता है। जी सर। आप अपने स्कूल में वो सिलेबस और वो सब्जेक्ट ठीक स्कूल में ही पढ़ते हैं, तो अगर आप पढ़ाई में ठीक हैं तो आपका बेस 80% तो पहले ही बन गया। जी सर। नाउ नेक्स्ट इज कि एग्जैक्टली एग्जाम टाइप क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो वो उपकार गाइड जैसी गाइड्स है, मुझे आज तक याद है मैंने सिर्फ उपकार गाइड की थी और कुछ नहीं किया था। एग्जाम इज प्रॉब्ली एज टफ टुडे एज इट वाज, उस समय भी इतना ही टफ था। Yes, बट उपकार गाइड से प्रैक्टिस की थी मैंने, राइट? सो दैट वाज ओनली बुक आई कवर्ड। जनरल नॉलेज इज समथिंग जो आपको, उसका नाम ही है सामान्य ज्ञान, तो आपको सामान्यतः आना चाहिए वो, यानी सामान्यतः मतलब एक रात में नहीं आता वो। तो अगर वो सामान्य ज्ञान है और हिस्ट्री के बारे में भी उसमें कवर हो सकता है, सिविक्स के बारे में भी कवर हो सकता है, तो आपको ये ओवर अ पीरियड टाइम आता है। और आई थिंक आपने सब जगह सुना होगा सक्सेस मंत्र कि न्यूज़ सुनिए, मैगजीन पढ़िए, अखबार देखिए, राइट? तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आई थिंक यू आर इन अ गुड ग्रुप। और इसके बाद 2-3 किताबें आती हैं फिर भी, जैसे कि एक ईयर बुक आती है, मनोरमा से लेकर के कई ईयर बुक्स हैं, मैंने शायद मनोरमा को चेक किया था। और करंट अफेयर्स के लिए भी कई किताबें आती हैं। हमारे टाइम में CSR आती थी, तो शायद मैं CSR पढ़ता था, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू ऐसे करके कोई किताब थी, अभी भी आती है शायद। और फिर अगर किसी को और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो हर जगह मार्केट में कुंजियां आती हैं, मंथ ऑफ मार्च का जीके, मंथ ऑफ, तो कोई भी रैंडमली आप उठाइए, आपका एम है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आई थिंक इतना ही मैंने भी किया था। और एज यू सेड कि घर में चूंकि किसी को मालूम नहीं था तो कोई नगाड़े के साथ तो तैयारी नहीं हो रही थी। तो सिंपल रिसोर्सेस, बहुत ही सिंपल रिसोर्सेस थे। उपकार गाइड थी, अवेयरनेस थी, आप भी बात कर लीजिए, अवेयरनेस आ जाएगी। और जीके तैयार करके, एंड आई वाज गुड एंड आई क्लियर्ड। आई डोंट थिंक इट वाज अ चैलेंज और अ स्वेटिंग मोमेंट, मेरे को कभी ऐसी परेशानी की बात नहीं थी। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, आई वाज मच अबव एवरेज स्टूडेंट। आई वुडंट लाइक टू यूज अ वर्ड कॉल्ड ब्रिलियंट, बट मुझे ऐसा बोला जाता था नॉर्मली एकेडमिक्स में कि आई एम वेरी गुड। सो मैं कंपैरेटिव इसलिए ला रहा हूँ कि शायद मैं उस कैटेगरी में था। सो जरूरी नहीं है कि हर तरीके के कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग कि कोई बहुत ही अच्छा है, मेधावी है, कुछ कम अच्छा है। सो अगर कोई थोड़ा कम भी अपने सब्जेक्ट को तैयार कर रखा है लेकिन वो सब्जेक्ट स्कूल के ही हैं, तो उसी को पढ़ लें और थोड़ी मेहनत करेंगे, सो आई थिंक यू आर रेडी फॉर इट। ऑलरेडी सर, ऑलराइट सर। तो सर अगर एसएसबी के लिए एनडीए आपका एक बार रिटन क्लियर जाता है तो एसएसबी के लिए आपको जाना होता है इंटरव्यू राउंड के लिए। तो इंटरव्यू राउंड के लिए किस तरह से बच्चे अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं? और इंग्लिश स्पीकिंग का भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है जब बच्चे एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो सर उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एसएसबी जो है, पहले तो बहुत फख्र की बात यह है कि एसएसबी जो एग्जाम है वो बहुत ही यूनिक है। जी सर। तरीके का हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बहुत कम ही कोई टेस्ट है इस तरीके का। और फख्र की बात यह है कि एसएसबी का जो एग्जाम है वो पूरी तरह से इंडिया में ही डेवलप किया गया है। दिस इज वन ऑफ द वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट व्हिच वी डेवलप्ड इन इंडिया ओनली, राइट? दिस इज आवर ओन इनोवेशन। दूसरी बात यह है कि एसएसबी में सोल्जर एक तरीके का इंसान होता है जो कि सैनिक बन सकता है। हम बोल रहे हैं सैनिक, मतलब एक भाई भी बहन का सैनिक हो सकता है या बहन भी भाई की सैनिक हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म सोल्जर, राइट, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में सकता है, वो एक यूनिक तरीके का इंसान है। उसके जो डिस्क्रिप्शन है फौज को पूरी तरह से मालूम है। और एसएसबी जो है टेस्ट है, वो बस ये तय करता है कि ये जो कैंडिडेट आया है एसएसबी के लिए, ये उस क्राइटेरिया को पूरी तरह से मीट करता है कि नहीं करता है, राइट? क्योंकि सोल्जर एक यूनिक तरीके का इंसान है, तो अगर हर आदमी जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म सोल्जर बन सकता हो। और ये टेस्ट इसको चेक करने के लिए पूरी तरीके से काबिल है। इस टेस्ट के बाद इसमें किसी को डाउट नहीं रह जाता सिस्टम में लॉजिकली कि जो टेस्ट का रिजल्ट है वो ठीक है कि गलत है। जी सर, क्योंकि आपकी जनरल नॉलेज भी टेस्ट हो चुकी है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट भी हो चुका है। ऑल्सो सर एक और सवाल मेरा है यही कि
फिजिक पे किस तरह से फोकस करना चाहिए, मतलब क्या काफी फोकस की जरूरत होती है? क्योंकि आजकल की जो यूथ है वो जिम जाने लग जाती है सुबह सुबह। मैं भी देखती हूँ अपने पार्क के बाहर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो सुबह 4 बजे से दौड़ वौड़ मारने लग जाते हैं। तो सर उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब और बहुत ऐसे होता है बाइसेप्स बनाने हैं, ये करना है, वो करना है, तो क्या ये सब नेसेसरी है? So coming to that point only, so मैं जो SSB की बात कर रहा था, so पहले आपने से पहले इंग्लिश की भी बात पूछी थी और मैंने वो कवर नहीं की। So what I'm saying is कि चूंकि ये टेस्ट ऑल एनकम्पसिंग है, तो आपको इसके लिए बहुत ही फिलोसॉफिकली अगर बोला जाए तो आपको इसके लिए कोई तैयारी नहीं भी करेंगे आप, तो भी उसमें जज कर दिया जाएगा कि आप एक सोल्जर हैं कि नहीं, राइट? सोल्जर को मीट करने के लायक है कि नहीं। टेस्ट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या होता है कि चूंकि इट इज अ फास्ट पेस्ड टेस्ट, तो अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं है उसके बारे में कि टेस्ट में क्या होने वाला है, तो हो सकता है आप अननेसेसरली कुछ लूज आउट कर जाएं। तो इट इज गुड टू बी अवेयर कि एसएसबी के अंदर आपको जो है ग्रुप टास्क दिए जाएंगे, राइट? तो एक ग्रुप टास्क ऑफिसर होता है, इंटरव्यू होगा आपका, तो इंटरव्यू तो बातचीत से ही होता है, तो आपकी बातचीत ठीक होनी चाहिए, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बारे में, राइट? और साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे तो कुछ टिप्स दी जा सकती हैं कि आप थोड़ा पॉजिटिव चीजें आंसर करने की कोशिश करिए। कुछ ऐसे टिप्स मिल सकते हैं कि आपको मालूम ही नहीं था, आपने उसमें बगैर अवेयरनेस के कुछ नेगेटिव लिख दिया, तो साइकोलॉजिस्ट में जबरदस्ती आप नेगेटिव एनालिसिस आ गई। तो ये बेसिकली टिप्स तैयारी होती है। जहाँ तक इंग्लिश की आपने बात की थी कि इंग्लिश की तैयारी, तो आर्म फोर्सेस में सोल्जर के क्राइटेरिया में जरूरी नहीं है कि इंग्लिश एक मेजर क्राइटेरिया हो। ओके जी। तो कॉन्फिडेंस, आई मीन इंग्लिश एक क्राइटेरिया है। अगर आप ऑप्शन देने जा रहे हैं तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही हिंदी भाषी से, और हिंदुस्तान हमारी भाषा तो है हिंदी, लेकिन working language में so much more in military, English will be required, but English need not be a disqualifying criteria. Confidence and those traits of a soldier, right? So traits of a soldier are important. Regarding the physical fitness again, so जो हमारी जो भारतीय सेना की जो सिस्टम है, जो बनाया हुआ है, बहुत लॉजिकली बनाया हुआ है, और अगर आप एसएसबी से क्लियर होकर निकलते हैं और ट्रेनिंग तक पहुंचते हैं, तो हम आपको सोल्जर तो आपको बना ही देंगे। Yes. वो आप ट्रेनिंग में भरोसा रखिए, और हमें भी पूरा भरोसा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द ट्रेनिंग इज फुल प्रूफ, राइट? और द होल सिस्टम इज फुल प्रूफ फ्रॉम द टाइम दैट यू आर गिविंग योर रिटन एग्जाम टिल द टाइम यू गेटिंग सिलेक्टेड। सो ओवरली फोकस करना, बाइसेप बनाना, जिम में जाना, शायद इसकी जरूरत नहीं है। हेल्दी होना चाहिए। और एसएसबी में भी so there is a obstacle course also in SSB, right? तो उसमें आपको रस्सा है, बर्मा ब्रिज है, कई चीजें करनी होती है तूफान, बट जरूरी ये नहीं है वहाँ पे ज्यादा कि आपने सारे ऑब्स्टिकल्स पूरी तरह से पूरे कर लिए। जरूरी ये है वहाँ पे कि आपका अप्रोच कैसा था। यस, थोड़ा दिमाग का भी खेल होता है। दिमाग में हिम्मत दिखाई, आपने छोड़ दिया, कुछ चीज नहीं हो रही है, नॉट टू से कि इंग्लिश बोलना या फिजिकल फिटनेस में आप एकदम ही कद्दू हैं, तो वो सामने दिखाई देता है, बट यू डोंट हैव टू ओवरली इन्वेस्ट इनटू एनी प्रोसीजर। जैसा आप अपने मन में विजुअलाइज करिए कि जब आप सोल्जर को सोचते हैं तो आपका क्या दिमाग में आता है। वो डिसिप्लिन्ड है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है, बात मानता है, सो नॉट डिराइव दैट फ्रॉम दैट। सो दिस इज व्हाट इज सीन इन दीज एग्जाम्स। तो कहीं ओवरली कोचिंग करना, ओवरली पैसा देना, ओवरली जिम में जाना, डोले बनाना, उससे जो है आपको कोई इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। मिसकंसेप्शन सिस्टम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी लॉजिकली मेड। दिस एज आई सेड इज आवर इन हाउस रिसर्च्ड एंड मेड मेथोडोलॉजी। एक डिपार्टमेंट है पूरा जो इसके लिए काम करता है और इस रिसर्च को कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करता है कि एग्जाम होना कैसा चाहिए। DIPR करके एक डिपार्टमेंट है फौज में, DRDO की लैब है। तो ओवरली कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑर्डिनरी काम करिए, फोकस के साथ करिए। बहुत ज्यादा अवेयरनेस पे नहीं जाना है कि यहाँ से भी ये टिप आ गई, वहाँ ज्यादा चॉइसेस, ज्यादा अवेयरनेस आपको कंफ्यूजन लाती है। उपकार गाइड पकड़िए, सिलेबस तैयार करिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। प्रैक्टिस ऑलवेज गुड। स्कूल का सिलेबस पढ़ लीजिए जिससे बेस बनता रहे। जनरल नॉलेज है तो न्यूज़ सुनिए, अखबार पढ़िए, एंड आखिरी दिन करने से नहीं होगा, 1-2 साल से करेंगे, 3-4 साल से करेंगे। आप बचपन से करते आ रहे हैं तो आपका बेस बना हुआ है। नहीं करते आ रहे हैं तो 6 महीना 1 साल पहले से करना चालू कर दीजिए। यू आर अवेयर। कुछ चीजें सोल्जर की चाहिए। कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है, करेज नहीं है, तो इट विल बी सीन इन द टेस्ट, राइट? देन यू आर नॉट मेंट टू बी सोल्जर, एज सिंपल एज दैट। सो प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से जस्ट बी नॉर्मल, कीप वर्किंग हार्ड, हैव अ फोकस ऑन दैट, एंड ओवरली कहीं पैसा खर्च करना, बहुत ज्यादा इनपुट लेने की जरूरत शायद नहीं है। और सर, अगर जिस तरह से आपने SSB के बारे में बताया, आपको अपना कोई इंसिडेंट याद है जब आपने SSB दिया था, तो कुछ सवाल या कुछ आपसे कराया हो जो आपको याद हो? सो जैसे कि मैंने बोला कि
चीज़ों को सिंपल रखना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है सही ज़िंदगी में, राइट। तो मैं गया था एसएसबी के लिए, तो मैं एक सिविलियन कॉलेज से गया था। मेरे भाई तो सैनिक स्कूल में थे, लेकिन मैं सिविलियन कॉलेज से गया था। और वहाँ पे जब मैं पहुंचा तो हमारे बैच में कुछ 36 लोग थे। उसमें से एक स्कूल है RIMC, तो सैनिक स्कूल से भी थोड़ा हाई डिग्री, रॉयल इंडियन ऑफ मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज नाउ देहरादून में, जो कि काफी रेप्यूटेड उसमें माना जाता है। और हमारे बैच में RIMC के कुछ 8-9 लड़के थे, आउट ऑफ द बैच ऑफ 30 अबाउट। तो पहले ही था कि RIMC वाला तो हो ही जाएगा, एक लोगों को साइकोलॉजिकल होता है। फिर कुछ दिल्ली और मुंबई वाले थे, वो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते थे, राइट। एंड हम जो है, मैं लखनऊ से आया था, राइट, तो हम बोलते हैं लखनऊ में, आज भी शायद मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं, राइट। उस समय तो बोलते ही थे। तो इंग्लिश मीडियम से था, लेकिन हमेशा से ये था कि दिमाग में हमारे टाइम में हिंदी में सोचते थे, मन में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते थे हिंदी में। तो अब कंपेयर टू बॉम्बे एंड दिल्ली वाले बंदे थे, हे यू हाय, उसमें भी काफी फौजी बैकग्राउंड से भी लोग थे, तो उनका एक कल्चर ही अलग होता है। सो सडनली एक लगा कि अरे हम तो शायद थोड़ा पीछे हैं इसमें। फिर उनका एक कल्चर भी था, एंड बच्चे जब मिलते हैं साथ में, एंड अनजान बच्चे हैं और सब में प्रेशर होता है कि कंपटीशन है अभी, तो इसमें कौन सेलेक्ट होगा, तो एक साइकोलॉजिकल भी चलता है। सो दैट वाज वन दैट वाज गोइंग ऑन, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसमें से कोई इशू हुआ। सो दिस वाज वन स्ट्रेंज थिंग। सब बॉम्बे वगैरह के बीच में मैं एक लखनऊ वाला बंदा बैठा हुआ था कॉन्फ्रेंस के साथ, एंड बहुत से उनमें से नहीं सिलेक्ट हुए, और मैं चेस्ट नंबर 1 था। तो मैं सबसे पहले फाइनल सिलेक्शन में जब चेस्ट नंबर बताते हैं फाइनल डे पर, तो सबसे पहले मेरा नंबर बताएगा, और बाकी सबको थोड़ा सा आश्चर्य हो गया कि ये क्या हुआ। कुछ फौज के लड़के थे जो नहीं सिलेक्ट हुए, दैट वाज वन। सेकंड वाज इंटरव्यू में, जैसे कि मेरा देयर आर 2 पीपल, एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक प्रेसिडेंट होता है, जो इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग डिवाइड करके। तो जब मेरा इंटरव्यू प्रेसिडेंट के साथ आया था, तो उन्होंने शुरू किया कि चलो अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैंने बताया कि सर मैं झांसी में पैदा हुआ था, अच्छा ये भी बताया जाता है कि इंटरव्यू में जो है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पूछते जाएंगे, उसी में से कुछ वो बाल की खाल निकालते जाएंगे। जी सर। तो उन्होंने बोला अच्छा चलो, अरे झांसी में पैदा हुए थे, अरे झांसी में तो मैं भी रह चुका हूँ, तो झांसी के बारे में बताओ। तो मैंने कहा सर मैं एक्चुअली झांसी में बस पैदा हुआ था, मैं दोबारा कभी गया नहीं हुआ, तो मैं बहुत छोटा जब किरण निकला है। तो उन्होंने कहा तो कहाँ रहते? तो मैंने कहा लखनऊ। तो उनका लखनऊ में कितने साल रहे? मैंने कहा सर पूरी पढ़ाई लखनऊ में ही हुई। उनका अरे वाह, अब बताओ अमीनाबाद में वो वाली गली में, घसीटाराम की गली में बड़ा अच्छा रसगुल्ला मिलता है, बताओ तुम वहाँ गए हो कि नहीं गए हो? तो उन्होंने पसीने निकाल दिए लखनऊ के बारे में पूछते पूछते। अब मेरी किस्मत थी कि मतलब वो झांसी में भी रह चुके थे, लखनऊ में भी रह चुके थे, तो उन्होंने काफी पसीने निकाले। मुझे ऐसा लग रहा था गड़बड़ हो रहा है, पर वो कुछ बोलते जा रहे थे, मैं भी उसका कुछ बोलता जा रहा था, और उनका नहीं चलता रहा। तो शायद इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं कि आप कॉन्फिडेंट रहिए, और अलग अलग सिचुएशन में आपको डाल करके आपके बारे में बस जज किया जा रहा है। फिर उन्होंने एक सिचुएशन दी मुझे कि तो तुम जा रहे हो कहीं पर, और थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, और सामने से एक बंदा आता है थोड़ा डरावना सा वगैरह, और बोलता है पर्स दो। तो मैंने कहा कि तुम क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं पर्स क्यों दूंगा, मैं नहीं दूंगा। और तो उन्होंने कहा कि अब उसने चाकू निकाल लिया है, और तो मैंने कहा नहीं मैं पर्स तो नहीं। अब मुझे दिमाग में भी आप कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हो कि ये चाहता क्या है तुमसे, है ना, क्या चाहता है तुमसे। मैं नहीं डरूंगा उससे। पहला होता है कि भाई करेज रखना चाहिए, तो आंसर दे रहे थे कि मैं डर नहीं रहा हूँ। तो उन्होंने कहा उसने चाकू निकाल लिया, अभी क्या करोगे? अब मैंने कहा मैं बोलूँ मैं डर जाऊंगा, तो मतलब आंसर में पता जाएगा मैं तो डरपोक हूँ। मैं कहा मैं नहीं डरूंगा। उसने कहा उसने चाकू तुम्हारी तरफ लहराया है, अब क्या करोगे? ठीक है, तो ऐसा करते करते चाकू मुझे लग गया, अब क्या करोगे बताओ। अब इसमें ये भी दिखाना है कि आपके बारे में आपको जो है, आप एक रीजनेबल आदमी हैं, ऐसा नहीं कि आप पागल हैं जो अपनी जान ही दे जा रहे हैं, और साथ में दिखाना है कि आप डरपोक नहीं है। अब सिचुएशन में अब आगे की सिचुएशन में एक ही चीज होती है। तो फाइनली जब वो काफी घुमाते रहे, और मुझे शुरू से घुमाते आ रहे थे, मतलब 45 मिनट हो गए थे, दिमाग में मतलब उलझन हो गई थी काफी ज्यादा। तो उन्होंने कहा मतलब तुम पागल हो क्या कि मतलब तुम्हारी जान जाने वाली है, और तुम अभी मतलब अपना बटुआ लेके बैठे हो? मैंने कहा सर अब तो जो है ये स्टेप आगे बढ़ा दिया है, अब लड़ाई हो गई है सर, अब लड़ाई चूंकि हो चुकी है, तो अब पीछे नहीं हट सकते, सोल्जर है ना, ठीक है ना। ही वाज सडनली आफ्टर, एंड बाय दिस टाइम वो थोड़ा डांट भी रहे थे मेरे को सिचुएशन में, थोड़ा प्रेशर बनाने के लिए, एंड सडनली ही स्माइल्ड and moment he smiled, I could see that okay, he's actually liked the whole procedure, and this is good. So that was good. बाहर आया तो नॉर्मली लोगों के इंटरव्यूज कुछ लोगों के 15 मिनट में खत्म हो जाते हैं, कुछ लोग आधे घंटे चलते हैं। जब चूंकि मैं चेस्ट नंबर 1 था, तो आई थिंक मैं प्रेसिडेंट के पास गया था, वाइस प्रेसिडेंट के बाद 2-3 बंदे तब तक निकल चुके थे।
तो मैं Yes, पांचवा बंदा निकला था, कुछ ने 15-20 मिनट, कुछ ने आधे घंटे में निकल आए थे, तो बाकी सब सोच रहे थे कि पता नहीं क्या बताने वाला है। सो यू नो बाहर निकला तो सबके पसीने निकले हुए थे, या तो ये फेल हो गया या पास हो गया। क्लियरली आई वाज पास, सो दैट वाज गुड, दैट वाज नाइस अबाउट माय असेसमेंट। यस सर। और सर ये तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हुई जिस तरह से आपने बताया है। मुझे भी लग रहा है कि अगर मैं होती तो मैंने क्या किया होता, मैं दे देती पर्स। जी सर। तो सर आपने ट्रेनिंग का हमें बताया, तो ट्रेनिंग किस हिसाब से की जाती है जब एक बार आप क्लियर करके आगे उस पड़ाव तक आ जाते हैं, तो उस ट्रेनिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? आप एनडीए की बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। नहीं सर, जो जैसा आपने बताया कि एसएसबी के बाद आपने क्लियर कर लिया है, हाँ, तो आपको फौजी तो बना ही दिया जाता है। जी हाँ, जी उसके लिए वो ट्रेनिंग होती है, Yes, तो उस yes. ट्रेनिंग के अंडर क्या क्या होता है सर? तो एनडीए में जब आप जाते हैं तो एनडीए एक आपके पास समय कम होगा, मैं कई घंटों एनडीए की पढ़ाई कर सकता हूँ वैसे तो, बट एक बहुत ही यूनिक इंस्टीट्यूशन है जो कि बहुत नेशनल प्रेस्टीज के साथ 1950 में जवाहरलाल नेहरू के पंडित जवाहरलाल नेहरू के अधीनता में ये इसका कंसेप्चुलाइज किया गया, तो बनाया गया था। इंडिया पहला एक कंट्री है जिसने तीनों आर्मी नेवी एयरफोर्स का जॉइंट इंस्टीट्यूशन बनाया था। इसके रेप्लिकेशंस कई कंट्री में बन गए हैं, पर दुनिया में पहली मिसाल Yes, थी। sir. तीनों सर्विसेज के बंदे यहाँ पे ट्रेन होंगे। वहाँ पे सब कुछ केटर किया जाता है आपका, यू नो सोल्जर जितनी क्वालिटीज हैं, लीडरशिप, करेज, फिजिकल। ना एनडीए में आने के बाद अगर आप पूछें कि एसएसबी में फिजिकल फिटनेस की ऐसी कोई अहमता जरूरी नहीं की हो, पर एनडीए में इसकी बहुत अहमता है, राइट? So now you are being made a soldier. अब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, अब now Yes. system has to guarantee that you will come out as a final product as a soldier. So there Yes, is a lot of importance on physical, बहुत ज्यादा है, जितना बोला जाए उससे काफी ज्यादा है, जितना पिक्चरों में हीरोज को देखते हैं वगैरह उनसे कई गुना ज्यादा है। फिजिकल फिटनेस के अलावा मेंटल टफनेस पे बहुत जोर दिया जाता है। सो वहाँ का जो रूटीन है वो खुद ही इतना टफ होगा कि यू नो यू विल टेंड टू कई बार ब्रेक डाउन करने की आदमी मतलब गिव अप करने की कोशिश करता है। आप जब एकदम मर चुके होंगे, मतलब जैसे आज की तारीख में होता है ना कि मैंने 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ ली, 24 किलोमीटर ये दौड़ लिया, बहुत बड़े अचीवमेंट होते हैं। आई थिंक इंडिया में कई बार हम सिर्फ दौड़ते ही रहते हैं, राइट? दैट इज वन। और हम दौड़ को गिनते भी नहीं है। बाकी जो काम है फिजिकल फिटनेस उसके आगे आती है। दौड़ तो एक छोटा सा हिस्सा, पूरे एकेडमी बहुत बड़ी एकेडमी है, आप दिन भर वहाँ हर जगह दौड़ के ही, मतलब दैट इज योर ओनली वे ऑफ मूवमेंट। आप दौड़ के ही जा सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं है। हर जगह आपको वॉक नहीं कर सकते, परमिटेड नहीं है सड़क पर, राइट? सो देयर आर दिन है, रात है, फिर आप स्क्वाड्रन के अंदर हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, एंड देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल मेथड ऑफ पीयर ग्रुप, नॉट पीयर ग्रुप रादर सीनियर टू जूनियर एंड कलेक्टिव लर्निंग। सो स्क्वाड्रन के अंदर आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनका भी जिम्मेदारी आपको ट्रेनिंग कराना। फिर जो स्क्वाड्रन जैसे हाउस होता है, जैसे स्कूल्स एंड हॉस्टल्स में, राइट? अलग अलग हाउस है, उनके बीच में कंपटीशन होता है। वो कंपटीशन कई बार इतना ज्यादा प्रेस्टीजियस होता है कि शायद बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में वैसी प्रेस्टीज नहीं आती जैसे उन कैडेट्स को डाला जाता है। तो फिजिकल ट्रेनिंग काफी है, फिर काफी पढ़ाई होती है। आज की तारीख में नेवी में तो पूरी तरह से बीटेक हो गया है, तो आप इंजीनियर बन के निकलते हैं। एयरफोर्स में भी काफी इंजीनियर्स हैं, आर्मी में अलग अलग ब्रांचेस हैं, तो काफी उम्दा पढ़ाई होती है, बड़े बड़े डिग्नेटरीज आते हैं। सो देयर इज दिस learning from your peers or from among the cadets, seniors and juniors. There is learning institutionally, there is physical, there is specialized training after that. तो जब आप 6th टर्म तक जाते हैं तो आप नेवी वाले जहाजों पे भी सेलिंग के एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं, आर्मी वाले एयरफोर्स वाले ग्लाइडर उड़ा रहे होते हैं, आर्मी वाले अपना स्पेशलाइज्ड आर्मी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लॉट्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ ट्रेनिंग देयर एंड यू आर यू नो व्हाट इज हैपनिंग इज आपको एक तरीके से मेंटली इस पूरे को मिलाकर के आपको एक मेंटली एक सोल्जर बनाया जा रहा है जो कि टफ है, जो कमिटेड है और जो कि एक लीडर है साथ, राइट? सो ये तीनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं। सो दिस इज व्हाट इज ब्रॉडली इन सम टोटल द ट्रेनिंग ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। जो नहीं गए हों उनको जरूर जाना चाहिए, उससे खुद ही लेंगे कि इतनी सुंदर एकेडमी आज नहीं, आज से इतने साल पहले जब इंडिया बस आजाद ही हुआ था उस समय कंसेप्चुलाइज करके बनाई गई इतने ग्रैंड स्केल पर। सो दैट इटसेल्फ मोटिवेट्स एक्चुअली।
तो सर जब आप मतलब आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है, तो सर उसके बाद मतलब वहाँ का जिस तरह से कुछ एंटरटेनमेंट भी होता है उधर, मतलब जैसे पार्टीज होती हैं, क्योंकि आप एक सोल्जर है तो आपकी लाइफ ऑलरेडी इतनी डिसिप्लिन्ड होती होगी कि अभी सुबह उठना है और फिर रात को टाइम से सोना है क्योंकि अगली सुबह फिर से टाइम से उठना है। तो सर उस सब के बीच में क्योंकि आप साइकोलॉजिकली इतना वो हो जाते हैं, स्ट्रेन्ड हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा रिलैक्स करने के लिए क्या वहाँ कुछ तरह के ऐसे एंटरटेनमेंट का होता है वहाँ पे, मूवीज देखना ये सब? एनडीए में, राइट? सो एनडीए में आपने ठीक बोला कि आपको सवेरे टाइम से उठना होता है और रात में टाइम से सोना होता है। ये गलत है। रात में टाइम से लाइट्स बंद करनी होती है, ये सही है। जी। 10 o'clock लाइट्स आउट होना चाहिए, उसके बाद लाइट नहीं चल सकती। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वाड्रन में इस समय जो पीयर ग्रुप ट्रेनिंग है वो ना चल रही है। ओके। सो यू नो, मुझे याद है कि मैं जब इंडिया में गया था तो मैं सिविलियन कॉलेज से गया था, राइट? सो मैं फिजिकल में ऐसा कुछ खास नहीं था, थोड़ा पीछे ही आता था मैं हर चीज में। और रनिंग में तो बहुत खास तौर पे बहुत पीछे आता था, एकदम ही पीछे आता था मैं। और शुरू में ही तो सेकेंड टर्म में आइडेंटिफाई हो गया कि ये तो गड़बड़ आइटम है। और तो जैसे मैंने बताया पीयर ग्रुप ट्रेनिंग होती है, तो मेरे मैं सेकेंड टर्म में था, मेरे 5th टर्म के जो सीनियर थे वो सार्जेंट थे। तो वैसे काफी काम दिया था, पर पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे कोई काम नहीं दे रखा था। उनका बस एक ही रिक्वायरमेंट था कि रात के 10 बजे आपको मेरे कैबिन के बाहर रिपोर्ट करना है। रात के 10 बजे में पीटी रिंग में उनके कैबिन के, बहुत अच्छे इंसान थे, अभी भी आर्मी में हैं और मेरे सीनियर थे मेरी स्क्वाड्रन के। तो रात के 10 बजे में उनके कैबिन के बाहर आ जाता था, खाना वाना खा करके, रात में डिनर करके। और एनडी कैडेट काफी खाना खाते हैं बिकॉज हम बहुत पसीना बहाते हैं, तो सब पेट भर करके मैं आता था। रात के 10 बजे लाइट आउट हो चुका होता था। उसके बाद वो मेरी पीटी स्क्वाड्रन के अंदर चालू कराते थे और करीब 1-1.5 घंटा, मतलब वो रोज में इतना डर लगता था। उनका एक ही कहना था कि बस ना मैं मारूंगा ना कुछ नहीं करूंगा। और रात के 10 बजे तू कुछ दिन भर स्क्वाड्रन में कुछ कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, रात के 10 बजे यहाँ चाहिए ना। ही हैड आइडेंटिफाइड कि मैं फिजिकली वीक हूँ, मुझे इंटरवेंशन चाहिए। और उन्होंने वो मुझे 3 महीना बहुत धुआं निकाला मेरा। मैंने इतना धुआं निकाला कि मैं जब घर गया, 4 हफ्ते की छुट्टी होती तो घर में भी मुझे रोंगटे खड़े हो जाते कि अभी जाते ही क्रॉस कंट्री होने वाली है। टर्म के शुरू में क्रॉस कंट्री होती है, तो जाते ही क्रॉस कंट्री चालू होगी और फिर से मेरा धुआं निकलेगा, फिर पकड़ा जाऊंगा मैं कि मतलब आखिरी आता हूँ। अब तो मैं थोड़ा सीनियर भी होगा एक टर्म। तो मैं घर में भी थोड़ा बहुत दौड़ता रहता था। वापस आया तो पहले दिन फिर स्क्वाड्रन में क्रॉस कंट्री रन चालू हुई स्क्वाड्रन की संडे को, और हमेशा की तरह पूरी स्क्वाड्रन आगे निकल गई होती थी और मैं आखिरी के 2-3 100-150 बंदों में मैं आखिरी के 2-3 में आता था। तो वैसे ही चल रहा था, मेरे आसपास कोई नहीं था, मैं 2-3 बंदे ही नजर आ रहे थे। और आज फिर जाऊंगा स्क्वाड्रन और पड़ेंगे डंडे, मतलब कि अब तो शर्म भी आएगी, एक जूनियर टर्म भी आ गया मेरे नीचे और फिर बेइज्जती होगी। और मैं पहुंचा वापस स्क्वाड्रन में दौड़ते हुए, तो देखा कि फिर जब लोग पूरी स्क्वाड्रन वापस आती है तो सब लोग बटालियन एरिया में फिर उसका पीटी होती है। तो ये क्रॉस कंट्री हो गई आपकी 10-15 किलोमीटर की। इसके बाद 1-1.5 घंटा पीटी होती है, वार्मिंग अप, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस। तो उसके बाद फिर लोग जाते हैं चाय वाय पीने के लिए। तो मैंने देखा कि जब वापस आया तो बहुत लेट हो गया था, शायद कोई बढ़ना लेने में कोई नहीं था। तो मैंने कहा आज तो मतलब अब जान निकल जाएगी, मतलब बहुत डर लग रहा था कि सब लोग पूरी स्क्वाड्रन यहाँ से 1-1.5 घंटा पीटी करके भी निकल गई, अभी क्या होगा। और पहुंचा मैं वहाँ पे तो दिखा बस 2-3 लोग थे हमेशा की तरह, जैसे मैं आखिरी में आता था। और फिर ऊपर से कोई 6 टर्मर था जो शायद रन के लिए नहीं है क्या, और 6 टर्मर सीनियर मोस्ट होते हैं, तो कभी कभी तो ऊपर से आवाज आई, हो विनय गुड जॉब। तो मैंने कहा इसमें गुड जॉब क्या है, आखिर आया हूँ, मतलब कुछ बुला रहा है। थोड़ी देर में मैंने रियलाइज किया कि मैं अब आखिरी नहीं हूँ, मैं एक्चुअली पहला हूँ एक्चुअली। Oh my God. So this is where it works. Like बोलते हैं कि फौज में पसीना बहुत तो जंग में खून कम निकलेगा। प्रैक्टिस करने से मेहनत होती है। अगेन स्टूडेंट्स को कि अगर एनडी की तैयारी करनी है और रिटर्न या एसएसबी की तैयारी करनी है, रिटर्न की खास तौर से आप मेहनत करिए, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, राइट। एंड मेहनत के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। जैसे मेरी फिजिकल खराब थी, मेरे सीनियर ने आइडेंटिफाई किया कि इसको इंटरवेंशन चाहिए, वरना 6 टर्म खराब रह सकता है। और 3rd टर्म से सडनली उस टर्म में, जो 2nd टर्म में मेरे को स्क्वाड्रन में दौड़ाया नहीं गया था क्योंकि मैं आखिर आता तो मुझे नेगेटिव देता स्क्वाड्रन को। अगले ही टर्म में जिस दिन फाइनल क्रॉस कंट्री थी, उस दिन जो हमारे सीनियर मोस्ट थे वो हमारे कैबिन में आया, बोला कि कल मेडल चाहिए तुमसे। So that was my performance, right? Transformation. Yes, so this is what is about NDA and its training. And रात में लाइट बंद नहीं होती, मतलब लाइट बंद होती है, लेकिन NDA कैडेट हो सकता है 24 घंटा भी काम करता है। 24 घंटा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ एक्टिविटी होती है। Coming to the point of parties and all, so NDA has amazing amount of resources, right?
तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेलिंग लेक है वहाँ पे, पीकॉक क्लब बोलते हैं, ग्लाइडर्स हैं, और बहुत तरीके की एनडीए कैडेट्स को खुशियां मिलती हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं वहाँ पे, कॉम्पिटिशन है, कॉम्पिटिशन में आप जीतते हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड जैम सेशन। तो अगर स्क्वाड्रन जैसे 15-16 स्क्वाड्रन है तो कोई स्क्वाड्रन जीत गई है तो उसमें अच्छे ट्रेडिशंस हैं कि जो सबसे ड्रेडेड आदमी है 6 टर्मर सीनियर मोस्ट सीएसएम, जो सबको हर कैडेट को रगड़ा देता है, ये करता है, जिंदगी मतलब टफ बना के रखता है, अगर स्क्वाड्रन जैसे ग्लाइडर जीत गई है, ये टॉस कंट्री में नंबर 1 आ गई है, तो अब सीएसएम को वही सेकेंड टर्मर खींच करके लेके आएंगे, उसकी धुनाई करेंगे और उससे बोलेंगे आप मिड टर्म मूड दो, मतलब 4 दिन पार्टी होगी स्क्वाड्रन में, अब कोई रूल नहीं है। और उस सीएसएम का ये ट्रेडिशन है कि सीएसएम को तुरंत नहीं मानना है ये बात, तो सीएसएम की पिटाई होती रहेगी और क्रेडिट मांगते रहेंगे, फिर बहुत जाकर के वो बोलेगा ठीक है ग्रांटेड लाइक अ किंग, ओके 4 days मिड टर्म मूड। तो उसके बाद फिर स्क्वाड्रन में हर जगह म्यूजिक बज रहा होगा, सारे कैडेट अपने अपने अलग, तो जूनियर्स हैं खास तौर से अपने अपने अलग अलग ड्रेसेस में घूम रहे होंगे। सो दैट्स वन वे ऑफ व्हाट आई एम सेइंग इज देयर आर इनबिल्ट मेथड्स ऑफ पार्टी। ऑफ कोर्स एनडीए बॉल होता है व्हिच इज अ वेरी फेमस इवेंट इन पुणे, एंड आई डोंट नो पुणे से अगर आपको कोई सुन रहे होंगे तो इट्स अ वेरी वेरी फेमस इवेंट। एनडीए कैडेट्स आर यू नो, जैसे आपकी एज होती है तो देयर इज those girls and boys and they get along, right? So a lot of NDA cadets are blue-eyed, you know, when you move around Pune, there is a lot of attention that is given from others, and NDA ball ke liye a lot of girls would like to come to NDA, so it's a very very mega event, and similarly there are lots of such events, parties, so balance is maintained. More fun is NDA कैडेट को अगर सोने के लिए 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाए या 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसके लिए जिंदगी सबसे बड़ी पार्टी तो वही होती है। लाइफ इज लाइक दैट, सो देयर इज लॉट ऑफ मोमेंट्स, आई थिंक हम बताना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लाइफ इज ग्रेट। सो एंटरटेनमेंट इज इंश्योर्ड ऑल द टाइम, 24 hours, either you are getting you know, your endurance is getting tested or you're having fun, so they only two things that happen in India. तो सर एक बैलेंस बना रहता है which is much needed even for your mental peace. तो सर कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो नेवी में जाना चाहती हैं और मतलब क्योंकि घर वाले नहीं मानते हैं कई बारी कि आपकी सेफ्टी के इश्यूज हैं या फिर आप नहीं कर पाओगे, लड़कियों में उतनी ताकत नहीं होती है कि आप वो सब झेल पाओ। तो सर क्या आप मतलब आपके और भी कुछ रहे होंगे जो आपके साथ आपके मतलब और भी ऑफिसर्स रही होंगी, तो आप उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरह से उन्हें मनाना चाहिए या फिर बात सुन लेनी चाहिए? एक तो अभी बहुत ही लैंडमार्क डिसीजन आ गया है कि अब गर्ल्स को एनडीए में भी अलाउड कर दिया गया है। सो एनडीए अगर बोला जाए कि आर्म फोर्सेस वर प्रिडोमिनेंटली सोल्जर वाज अ मेल पर्सन, यूनिफॉर्म सोल्जर है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स, राइट? तो अब वहाँ पे लेडी ऑफिसर्स करीब पिछले 20 साल से या थोड़े से ज्यादा समय से लेडी ऑफिसर्स भी आ रहे थे, बट शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ रहे थे, राइट? सो आर्मी नेवी एयरफोर्स वाज अ मेल डोमिनेटेड सर्विस, और उसमें जो इसका गढ़ है वो है एनडीए, राइट? कि वहाँ पे तो 3 साल की ट्रेनिंग, सारे मेल भी नहीं जा पाते वहाँ पे, तो लेडीज का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। और ये कभी आज तक इमेजिन नहीं किया गया है कि वहाँ अगर लेडीज जाएंगे तो वहाँ पे किस तरीके से एनडीए इज वेरी टफ, राइट? सो गुड थिंग इज कि अब पहली बार वहाँ पे लेडीज भी जा रही हैं, राइट? जी और ये तो आई मीन ये कैसे रोल आउट होगा और ऑपरेशनली कैसे, थोड़ी शुरू में मुश्किलें आती हैं इस चीज में। एनडीए अभी सब दिमाग पकड़ के बैठे होंगे कि ये कैसे, मतलब देयर आर सम ऑपरेशनल डिफिकल्टीज टू दिस, बट गुड थिंग इज कि आखिरी किला भी ध्वस्त हो चुका है। सो लड़कियां सबसे पहले तो पेरेंट्स को यही बता सकती हैं अब तो एनडीए में भी अलाउ कर दिया तो आप क्या है, मतलब आप भी मानी जाइए प्लीज, राइट? दैट इज वन। सेकेंड इज कि चूंकि 20-25 साल से अब गर्ल्स जा रही हैं एनडीए में, और एनडीए नहीं मतलब फौज में, तो एक प्रेसिडेंस है। उसका फायदा ये भी है कि उन जैसे कोई इंस्पायर्ड है तो आज की तारीख में सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो रिटायर हो गए हैं खास तौर से, और लीडर्स हैं इंडस्ट्री में, एचआर में, या स्पीकर्स हैं, कोचेज हैं, तो उनसे बात भी की जा सकती है मोटिवेशन के लिए या डाउट क्लियरेंस के लिए। और पेरेंट्स को ये तो बताया ही जा सकता है कि मतलब अब तो बहुत समय से जा रहे हैं, अब लेडीज ने दुनिया भर के जहाज में अकेले सेलिंग कर ली है, फाइटर पायलट हो गए हैं, यू नो बहुत से आम में जा रहे हैं। एट द सेम टाइम जिनके पेरेंट्स अगर इसके उतने सपोर्टिव ना हो बिकॉज आप लड़कियां नहीं कर पाएंगे, सो देयर इज ऑलवेज, इवन अभी भी
हर आम हर ट्रेड में, और जो सबसे रिस्की वाला ट्रेड हो सकता है शायद, उसमें अभी एंट्री ओपन नहीं की गई है. सो देयर आर दोज सेलेक्टेड आर्म्स. सो इट्स नॉट कि अब कोई किसी पे शक कर रहा है कि ये लड़की, या बिकॉज ये लड़की है तो ये काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी. बट इंडिविजुअल के अलावा फौज में इंडिविजुअल नहीं चलता. फौज में एक सिस्टम है, जो जैसे मैंने बताया ट्रेनिंग का सिस्टम, या एवरीथिंग इज फुल प्रूफ, राइट. तो वी आर नॉट हियर टू डू सम इवेंट मैनेजमेंट, वी आर हियर टू फाइट वॉर, राइट. एंड वॉर में तो और भी कुछ चांस नहीं होता. तो सिस्टम के हिसाब से धीरे धीरे खुला जा रहा है. तो आज की तारीख में जो खुले हुए हैं उसमें उतना भी कष्ट नहीं है लेडीज के आर्म्स में. देन देयर इज ऑलवेज अ चॉइस. Yes. So ladies can go in education branch, जिनके पेरेंट्स या जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं लगता कि शायद वो जरूरी है फाइटिंग या फाइटर पायलट बन सकते हैं. तो हर आदमी एयरफोर्स में फाइटर पायलट नहीं होता, हर लड़की फाइटर पायलट नहीं होती. इनफैक्ट मैं तो डायरेक्टली रिलेटेबल बता सकता हूँ. मेरी खुद की वाइफ एयरफोर्स में थी और अब इंडस्ट्री में काम करती है, बट शी वाज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन इन एयरफोर्स. सो मेरी भाभी है जो कि एयरफोर्स में थी. सो हमारे फैमिली में हम 4 तो इसी जनरेशन में, माय एल्डर ब्रदर एंड बोथ आर द लेडीज वर इन एयरफोर्स. सो 4 of us टुगेदर. तो मैंने बहुत क्लोजली देखा है. कुछ चैलेंजेस होते हैं, पर वो चैलेंजेस भी, जैसे मेरी वाइफ शुरू के टाइम के बैचेस की थी, तो उस समय थोड़ा ज्यादा कष्ट था, नए आए थे. अब तो चीजें पिछले 20-25 साल में स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं. सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. And things are pretty good and well catered for. It's a very protected, very accounted, very decent, dignified people, job, service, everything else. फौज में कुछ ऊपर नीचे नहीं होता. So things are very regulated and this is a great place for girls to come in. I've also seen that girls are, so हम तो जैसे एनडीए से आए थे, तो जैसे कि होता है ना कि छठे हुए बदमाश पूरी तरह सोल्जर बन के, right? But I have seen my wife, so they were initial lot of girls and they knew that everybody is looking at them, that ये सफल हो पाएंगे कि नहीं. जैसे आज की तारीख में जो इंडिया कैडेट हैं, उनको जैसे मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि थोड़ा मुश्किल होगा कि किस तरीके से ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इस चीज को, राइट. तो हम सबका टेंशन होगा अगले कपल ऑफ ईयर्स की, देखें क्या हुआ, कैसे हुआ, राइट. तो चूंकि दे वर ऑलवेज वेरी कॉग्निजेंट ऑफ दिस फैक्ट कि हमें लोग टेस्ट करेंगे, एंड बिकॉज हम एज गर्ल ऑफिसर्स हम परफॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इससे बाकियों का भी लेडीज का इंप्रेशन बनेगा. सो आई थिंक माय वाइफ वाज मच मोर डेडिकेटेड, मच मोर कॉन्शियस एंड शी डिड द जॉब सो मच मोर बेटर. हम तो कई बार एज मेल ऑफिसर्स कई बार शैम भी मार लेते थे कि ठीक है, मतलब सोल्जर है, हम तो छठे हुए बदमाश हैं टाइप, जो जरूरी है नहीं है नहीं करेंगे. बट आई सॉ दैट बिकॉज हमारे घर में हमें कई बार सेक्रीफाइस इसलिए करना पड़ता था क्योंकि wife wanted to do her job better than even what I was doing, right? So we sacrificed personally, but definitely they're very good at it. Yes sir. Also sir, एक चीज और लास्ट में मैं कंक्लूड करना चाहूंगी कि किस तरह से एक आधा कोई इंसिडेंट रहा हो, या किसी वॉर के लिए आप गए हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आपके बहुत क्लोज है, क्लोज टू योर हार्ट, when you really felt कि हाँ I am doing something, या this is something very, ये जो सर्विस मैं कर रहा हूँ this is worth it, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ? So एक तो ये है कि फौज में आपको क्या होता है ना कि डेली के हिसाब से और रेगुलरली आपकी पूरी जिंदगी में, तो एक इंसिडेंट बताना तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि रोज ही आपको थोड़े चैलेंजेस मिलेंगे और टफ होगा फिजिकली, मेंटली. फिर आपका डेली उनके चैलेंजेस में रिजल्ट मिलेंगे, आपको अकॉम्प्लिशमेंट्स होंगे डेली ऑन अ रेगुलर बेसिस, डेली या वीकली, मंथली. इट्स अ कांस्टेंट लाइफ दैट इज चैलेंजिंग, अकॉम्प्लिशिंग. सैक्रिफाइस कई बार करना पड़ जाता है, राइट. सो आई विल नॉट डिस्क्लोज कि जैसे सिंस मी एंड माय वाइफ बोथ वर इन सर्विसेज, हमने कितने सैक्रिफाइस किए होंगे पर्सनली. एंड जब आप अकॉम्प्लिशमेंट करते हैं, क्योंकि जॉब टफ होते हैं, तो कई बार आप तुरंत ही उस समय आपको हीरो की फीलिंग होती है, दैट यू बिकेम अ हीरो, राइट, है ना. एंड देन यू रियलाइज कि आप हीरो हैं, लेकिन आप प्रिंट मीडिया में नहीं जा सकते, सोशल मीडिया में नहीं डाल सकते, तो यू आर एन अनसंग हीरो, राइट, है ना. एंड देन यू रियलाइज दैट नॉट ओनली यू आर अ हीरो एंड यू आर अनसंग हीरो, बट यू आर इन अ कॉलोनी ऑफ हीरोज. देखो आपके चारों तरफ आप देखेंगे कि अधिकतर लोग इसी जिंदगी को, इसी चैलेंजेस को, इसी अकॉम्प्लिशमेंट्स को कर रहे हैं. तो दैट्स अ वेरी प्राउड काइंड ऑफ फीलिंग and gives you a lot of satisfaction. So today, like I have kind of retired, right? And I don't have to explain to somebody what I did in my previous life. Was it good, purposeful, or something like that? I served in Navy. That's one line statement. Second is I chose in my second life also to do some work on the foundation. That's another just one line of statement. But yes, coming to your point that does it feel something very close to your heart? There would be incidents like there were team members who died, right? You did some operations where
You were actually the unsung heroes, so you may have crossed the boundary lines, right? Borders, did some operation, you never come out in the prints, right? So those would be one, but the closest, indeed. yeah, but the closest would be that when I was commanding a ship. So I was a commanding officer, right? And I would give it a thought, and I put myself to test on this internally, that I'm commanding a ship, and what if, just like they show in movies, that if I was to go to war and there was a warlike situation, right? And I had a choice whether I go the harm's way, because now I'm the leader, right? The ship is at sea and I'm the one that is going to lead it. I'll have a choice whether I go, how much of danger that I can get in. So if I have a wife, I have a young family, what would I choose? And those situations that I mentally gave myself, and the answers would be very, very surprising. And that brought in that toughness in myself and conviction that yes, if things were to, one had to decide, what would one decide, and the right decision. And that brought in that sense that each one of us in the soldiers goes through this moment. And जो हम पिक्चरों में देखते हैं, that is incidental, जो narrate होते हैं. But each one of these potential guys would actually be facing that situation, and some of us survive, some of us don't. So that was something that gave me a thought that yes, I am kind of different, I am special, and every soldier is special that way. So that is what I would say. Yes, sir. Thank you so much, sir. मतलब काफी इंसाइट्स हमें मिल गए हैं कि नेवी के अंदर क्या क्या होता है और वहां तक पहुंचने के लिए भी किस तरह पहुंच सकते हैं, और उसके बाद का भी आप अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर योर आफ्टर लाइफ, आफ्टर यू रिटायर. जैसा कि हमने आपके केस में देखा है कि आप अभी भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं रिलेटेड टू योर फील्ड ओनली, बट उससे हटके है. तो थैंक यू सो मच सर. आई विश कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स ये देखेंगे उन्हें भी एक कोई मोटिवेशन मिलेगा और एक वे मिलेगा कि किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं और उनकी अप्रोच क्या रहे. वी विश कि ये सेशन जो है हमारा ऑफलाइन हुआ होता, ऑनलाइन ना हुआ होता, बट ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस वी ऑल नो दैट कोविड हैज बीन इन द फ्रंट लाइन एंड हम लोगों को झेलना पड़ रहा है ये सब. अदरवाइज आप हमारे साइड में बैठे होते और स्टूडियो में हम लोग होते और काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन होता. अभी भी हुआ है बट उस टाइम और ज़्यादा होता तो हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा पसंद आता. तो सर हम ये ज़रूर आपको कहना चाहेंगे कि जैसे ये सिचुएशन नॉर्मलाइज होती है, वी वुड लव अगर आप हमारे स्टूडियो आएँ और हमें आपकी खातिरदारी का मौका दें. So thank you so much, Ms. Srishti, for having it here, me on the show, and I hope your students, when you send it out to them, they are able to get some tips of it. Yes. I am a soldier, not a speaker, and we deal with soldiers and we don't do marketing. So अगर इन बातों के बीच में कुछ up and down हो गया हो, so we do not worry about being politically correct, because we at Sambhav Kadam also are still dealing with soldiers, state souls. I hope there was nothing up and down, but it was a privilege coming here and talking to you. And definitely when the corona is over and if you wish to have another session, I'll be more than happy. In fact, as you're saying, we had planned to do it in the studio, but for Omicron, but technology is good that we had it here, and would be a pleasure to do it again. Thank you so much.